जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग जो है से 12th क्लास के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर में जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आज का जो पॉइंट है वो पॉइंट है विटामिन। क्या नाम है? विटामिन। तो समझते हैं कि आखिर विटामिन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन के बारे में कह रहा है कि विटामिन शब्द की उत्पत्ति जो है से किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका नामकरण किए थे। कब किए थे? तो 1912 ईस्वी में किए थे। कब किए थे दोस्तों? 1912 ईस्वी में किए थे। 1912 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि विटामिन के जो होते हैं वो विटामिन किया था। इसका निर्माण शरीर के नहीं कर सकता है। विटामिन का निर्माण कौन नहीं कर सकता है? तो शरीर विटामिन का निर्माण नहीं करता है। तो याद रखिए, विटामिन शब्द का खोज किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन हमारे शरीर में बनता नहीं है। ठीक है, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? तो विटामिन के जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है जल में या इसी को पानी में घुलनशील विटामिन, और एक को कहा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलल रहता है उसको जल में घुलनशील, और जो वसा में घुलनशील रहता है तो उसको वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन किसे कहते हैं। वैसे विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखे, तो आप याद रखिएगा दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन किसे कहते हैं? तो वैसे विटामिन जो वसा में पाया जाता है। ठीक है, वसा मतलब फैट्स होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। और इसमें आप याद रखिएगा कौन कौन होते हैं? विटामिन डी, ई, के, ए। याद रखिएगा डे का। क्या याद रखिएगा दोस्तों? तो डे का जो होते हैं वो विटामिन डी में घुलनशील होते हैं। अब आइए हम लोग बारी बारी से समझते हैं विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होते हैं और उसके क्या क्या स्रोत होते हैं। पहला पॉइंट है क्या? विटामिन ए जो होते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से, और यह बीमारी होता है। और यह बीमारी को दूर करना है तो सबसे अधिक विटामिन ए जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो गाजर में पाया जाता है। अब आइए अगला पॉइंट हम लोग, आइए दोस्तों आप देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में समझते हैं। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन होता है। और विटामिन बी की कमी से जो होता है कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, घेंगा रोग होता है, ये सब विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आयोडीन है, टमाटर है, ये सब खाने से विटामिन बी मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या है? देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और यह विटामिन सी की जो कमी होता है वह स्कर्वी रोग होता है, त्वचा रोग जिसे कहते हैं, यह विटामिन सी की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है ना। सन्ना जो होता है सिर्फ उसमें भी पाया जाता है, सन्ना का एक पेड़ होता है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इसके रासायनिक नाम को याद रखना है और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको याद रखना है। इतना ही से काम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट और इसमें बचा हुआ है, विटामिन डी। तो देखिए दोस्तों विटामिन डी के बारे में समझते हैं। विटामिन डी का अगर कहा जाए रासायनिक नाम क्या होता है तो आप याद रखिएगा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिटेक्स नामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है आपका शरीर के जो हड्डी होते हैं वो कमजोर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जो सूर्य का प्रकाश अगर आप लेते हैं तो विटामिन डी आपको मिलता है, क्योंकि विटामिन डी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि विटामिन ई क्या है। तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में जो है से कमी आ जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि बाजपन रोग से ग्रसित हो गया है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो मुख्य स्रोत है मांस है, मछली है, दूध है और अंडा है। ये सब खाने से विटामिन ई की कमी समाप्ति होती है और इसके कारण बाजपन रोग होता है, यानी बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है। अगला देखिएगा, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन के। तो देखिए विटामिन के इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा फ्यूकोक्यूनिन होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्यूकोक्यूनिन इसका वैज्ञानिक नाम होता है।
विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त में जो थक्का जो बनता है, जो खून, अगर आपका कोई भी शरीर का पार्ट कट गया और खून नहीं बंद हो रहा है, यानी विटामिन के की कमी है। ऐसे आनुवांशिक रोग भी होता है हीमोफीलिया, लेकिन विटामिन के की कमी है, ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो हरी सब्जी खाइए, पालक खाइए, केला खाइए, ये सब खाने से विटामिन के की प्राप्ति होती है, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन आप पढ़ लिए कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक बार रिवीजन कर लीजिए, विटामिन का खोज किसने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, तो विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, जल में और वसा में घुलनशील। जल में विटामिन कहेंगे तो कौन कौन घुलनशील रहता है, तो बी और सी, और वसा में डे का याद रखिएगा, ठीक है। और रतौंधी किस बीमारी की कमी के कारण होता है, ए के कारण। बी के कारण क्या होता है, बेरीबेरी। सी के कारण कमी के कारण जो होता है क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। और डी के कारण रिकेट्सक नामक बीमारी होता है। और ई के कारण जनन क्षमता में बांझपन रोग होता है। और के कमी के कारण क्या होता है, रक्त में थक्का नहीं बनता है। अब अगला टॉपिक जो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके प्रकारों का वर्णन करें। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछने का चांस है दोस्तों। तब याद रखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है और इनके प्रकारों का वर्णन करें। ऐसा कर रहे हैं ताकि कम समय में आप लोग को ज्यादा हम बता सकें। तो देखिए विटामिन कार्बोहाइड्रेट क्या है समझिए, तो वैसे पदार्थ जिसका जल अपघटन कराने पर जो है से मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, मोनोसैकेराइड कहा जाता है एक ग्लूकोज को। एक ग्लूकोज का सूत्र आप लोग जानते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है दोस्तों। C6 होता है और H12 होता है, और क्या होता है दोस्तों, O6 होता है। क्या होता है, O6 होता है। तो ये इसको मोनोसैकेराइड कहते हैं, यानी एक ग्लूकोज। तो वैसे पदार्थ जिसका जल अपघटन कराने पर, यानी जल में मिलाने पर क्या प्राप्त होते हैं, तो मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, याद हो जाएगा। वैसे पदार्थ जिसका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके किससे मिलकर बना होता है, तो कीटोन रहता है, एल्डिहाइड रहता है, पॉलीहाइड्रोक्सी रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, हाइड्रोक्सी, ठीक है। और एवं ध्रुवन का जो ध्रुवन कहिए या घूर्णन का एक रूप होता है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है, तो कीटोन से मिलकर बना होता है, एल्डिहाइड से मिलकर बना होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी से मिलकर बना होता है। अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहला को कहा जाता है मोनोसैकेराइड, दूसरा को कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा को कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, और पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। चलिए देखिए, पहले हम समझते हैं कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब वही बताएं, ग्लूकोज। ग्लूकोज आप लोग जानते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। क्या होता है दोस्तों, C6H12O6। इसको हम कैसे कहेंगे, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होता है वो 6 से अधिक नहीं होता है, यानी कार्बन जो होगा वो 6 से अधिक नहीं होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए C6, अब कार्बन की संख्या 6 से बेसी नहीं हो सकता है, 6 तकला हो सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो मतलब एगो मोनो होना चाहिए, एगो मोनो मतलब एगो ग्लूकोज, तो याद हो जाएगा। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना हो, 6 से अधिक नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ओलिगो। आइए दोस्तों, आप समझते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या है। ओलिगोसैकेराइड के बारे में समझिए। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर 2 या 3 मोनोसैकेराइड मिलता है। देखिए एगो मोनोसैकेराइड मिलता था तो उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं, मतलब है ना, एगो ग्लूकोज मिला था जिसमें परमाणु की संख्या 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है कार्बन का, तो उसको मोनोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड कहते हैं जिसका जल अपघटन कराने पर 2 गो चाहे 3 गो मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज हुआ, या तो 2 गो ग्लूकोज प्राप्त होगा या 3 गो प्राप्त होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला को कहा जाता है डाई ओलिगोसैकेराइड, डाई मतलब 2 होता है, ठीक है, डाई ओलिगोसैकेराइड। और दूसरा का प्रकार होता है ट्राई ओलिगोसैकेराइड। तो डाई ओलिगोसैकेराइड किसे याद हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है डाई ओलिगोसैकेराइड, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ट्राई ओलिगोसैकेराइड होता है, ठीक है। डाई ओलिगोसैकेराइड, ट्राई ओलिगोसैकेराइड। डाई ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो वैसे ओलिगोसैकेराइड जिसका जल अपघटन कराने पर 2 गो मोनोसैकेराइड प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, उनमें क्या था, ओलिगोसैकेराइड में 2 गो चाहे 3 गो प्राप्त होता था, तो उसे ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड के 2 गो प्रकार, एक होता है डाई ओलिगोसैकेराइड और एक होता है ट्राई ओलिगोसैकेराइड। डाई ओलिगोसैकेराइड किसे कहें, तो वैसा ओलिगोसैकेराइड जिसका जल अपघटन कराने पर 2 गो मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डाई ओलिगोसैकेराइड। जैसे
सुक्रोज, सुक्रोज को कहा जाता है चीनी, इसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, चीनी का याद रहेगा दोस्तों C12H22O11। माल्टोस C12H22O11, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, चीनी इसी को कहा जाता है, सुक्रोज इसी को कहा जाता है, माल्टोस इसी को कहा जाता है। अब देखिए ये कैसे होगा, देखिए समझिए। चीनी हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। इसको जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिएगा सी का गो है तो 12 गो है, तो 6 गो सी आयने कारी 6 हो गया। अब 22 गो इधर आ 2 24 गो हाइड्रोजन है, तो 12 गो यहाँ हाइड्रोजन हो गया और 12 गो इधर, तो 12 24 को। और ऑक्सीजन देखिए इधर 11 गो ऑक्सीजन है, इधर 12 गो हो जाएगा, तो 6 गो ऑक्सीजन इधर और 6 गो इधर। तो देखिए वैसे मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड जिसका जल अपघटन कराने पर कई गो मोनोसैकेराइड प्राप्त हो गया, 2 गो। मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, तो 2 गो ग्लूकोज प्राप्त हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं ट्राई ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के दो प्रकार, मोनो डाई और ट्राई। तो ट्राई समझिए क्या होता है। वैसे ओलिगोसैकेराइड जिसका जल अपघटन कराने पर 3 गो मोनोसैकेराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों 3 गो मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या ट्राई ओलिगोसैकेराइड। जैसे रेफिनोस, रेफिनोस का फॉर्मूला होता है C18H32 और O16 होता है। ठीक है, जैसे इसका देखिए कराइए, इसका आप लोग जानते हैं कि रेफिनोस का फॉर्मूला क्या होता है C18H32 और O16। अब इसका जल के 2 गो अणु के साथ अपघटन कराएंगे, तो देखिए सी का गो 18 गो है, तो 6 गो इधर 6 गो इधर और 6 गो इधर, 18 गो हो गया। हाइड्रोजन देखिए 32 को ई या 4 गो ई, 2 दूना 4 हुआ ना, तो 32 और 4 36। तो देखिए 12 गो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, 12 गो ये हो गया, 12 गो ये 4 12 36 गो हाइड्रोजन और 16 गो ऑक्सीजन ई एन कारी हो गया 2 गो, 2 गो 2 से 2 ना, 16 2 18 गो। तो देखिए 6 गो ऑक्सीजन यहाँ, 6 गो ऑक्सीजन यहाँ, 6 गो ऑक्सीजन है। तो वैसे मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड जिसका जल अपघटन कराने पर कई गो मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है, तो 3 गो मोनोसैकेराइड प्राप्त होगा, तो उसी को हम ट्राई ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिएगा पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं। देखिए पॉलीसैकेराइड देखिए क्या, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कराने पर कई मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है। देखिए 3 गो प्रकार बताए थे, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कई गो परमाणु निकलता था कार्बन के, तो 6 गो से बेसी नहीं होता था। ओलिगोसैकेराइड में या तो 2 गो मोनोसैकेराइड आता था या तो 3 गो मोनोसैकेराइड आता था। इस प्रकार से मोनो ओलिगोसैकेराइड के कितने प्रकार बांट दिए, तो 2 गो प्रकार बांटे, एक था डाई और एक ट्राई। जब 2 गो मोनोसैकेराइड प्राप्त होता था तो डाई, और जब 3 गो प्राप्त होता था तो ट्राई। और पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, इसमें अनेक मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड को क्या CH8 और यहाँ पर 5 स्टार्च हो गया, क्या है इसका सूत्र CH10 और O5 होता है। अब इसकी अभिक्रिया कराइए, तो इसकी अभिक्रिया जब N से N मतलब इसका कई गुना से कराइएगा दोस्तों, और N अथी जल अपघटन से कराइएगा, तो इसका N गुना मिलेगा। देखिए यहाँ C का गो 6 गो है तो 6 गो, H का गो है तो H यहाँ 10 गो है, यहाँ 2 गो 12 गो हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ देखिए क्या गो 5 गो है, एगो यहाँ पर तो 6 गो, एक N गो ऑक्सीजन, तो बहुत सारा जब प्राप्त होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया हो, ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सारा चीज जो है वीडियो रोक रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे। कॉपर के 2 मुख्य अयस्क का नाम लिखे तथा उसका सूत्र भी लिखे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है 2 मार्क्स में पूछेगा। तो देखिए कॉपर के जो अयस्क होते हैं आप याद रखिएगा, कॉपर पैराइड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CuFeS2। क्या याद रखिएगा दोस्तों, CuFeS2 याद हो गया। कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है CuFeS2। क्यूप्राइड, क्यूप्राइड का सूत्र क्या होता है Cu2O, Cu2O याद हो जाएगा। कॉपराइड का सूत्र क्या होता है Cu2O, और कॉपर पैराइड का क्या होता है CuFeS2। एक बार मन में शांत करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या होता है Cu2S। देखिए यहाँ पर दोनों आसान याद करना, Cu2O रहेगा तो क्यूप्राइड हो जाएगा, और कॉपर ग्लांस में रहेगा खाली S लग जाए, ग्लांस S से याद रखिए, ग्लांस S लग गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। आइए दोस्तों, अब जो है से एक चैप्टर का नाम है तत्वों का निष्कर्षण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग इसमें से क्वेश्चन आपको 12 से 13 वो क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा। 12 से 13 नंबर क्वेश्चन जो है से आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा
तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत और उसका प्रक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें चैप्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्वों का। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि तत्व आखिर कहते किसे हैं। तो तत्व के बारे में बता दिया कि वह शुद्ध पदार्थ, तत्व एक प्रकार के क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसी को तत्व कहते हैं। एक को मतलब शुद्ध होता है। तत्व क्या होते हैं, एक प्रकार के शुद्ध, यौगिक शुद्ध नहीं होता है, यौगिक अनेक तत्वों से मिलकर बनता है अशुद्धों से। तो आप याद रखिएगा तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व कहा जाता है दोस्तों, आप याद रखिएगा तत्व किसे कहते हैं, आप याद रख, चलिए देखिए तत्व किसे कहते हैं, तो वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या है, तत्व है। अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि तत्वों का निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। तत्व तो समझ गया कि शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए खनिज या अयस्क से, जो खनिज और अयस्क हम अभी समझते हैं कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, अभी समझना है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि तत्वों का निष्कर्षण क्या समझिए। खनिज या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त है। शुद्ध धातु का मतलब तत्व, अभी तुरंत ने बताया कि तत्व का मतलब शुद्ध धातु। तो जब खनिज रहे चाहे अयस्क रहे, उससे जब शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही तत्वों का निष्कर्षण कहा जाता है ना। मतलब जो खनिज है और अयस्क है, तो अभी हम जस्ट समझते हैं कि खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्साइट हो गया, तो बॉक्साइट के द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि बॉक्साइट के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खनिज किसे कहते हैं, तो सुनिए, अधिकांश धातुएं प्रकृति में अपने यौगिक के रूप में अन्य अशुद्धियों के साथ पाया जाता है। यानी बहुत सारे जो धातुएं होते हैं वो प्रकृति में, जैसे चट्टान हो गया, पहाड़ पठार हो गया, भूमि के अंदर जो है किसमें पाया जाता है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। और जो चट्टानों के ऊपरी परत में पाया जाता है उसी को खनिज कहते हैं। याद कर लीजिएगा, अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में जो है यौगिक के रूप में जो है अन्य अशुद्धियों के साथ चट्टानों के ऊपरी सतह में पाया जाता है। चट्टानों के ऊपरी सतह में पाया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, खनिज कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम जो चट्टान में पाया जाता है वो अशुद्धि रहता है, उसको शुद्ध करके जब नया पदार्थ बनाया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि अयस्क है। और वे खनिज, खनिज तो समझ गए, जो अशुद्धिया के रूप में प्रकृति में पाया जाएगा। और कहाँ पर पाया जाएगा, तो चट्टान के ऊपरी सतह पर, तो उसको खनिज कहते हैं। और जो अशुद्धि था उसको लेके हम शुद्ध कर दिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं अयस्क। तो वे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण सरल हो जाता है, जिससे धातुओं का निष्कर्षण क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, तथा आर्थिक और व्यापारिक रूप से लाभदायक होता है, उसी को अयस्क कहते हैं। अयस्क का मतलब शुद्ध पदार्थ और खनिज का मतलब अशुद्ध। मतलब खनिज क्या है, चट्टान में गया और उसमें बहुत सारा पदार्थ मिल गया तो उसको हम लोग खनिज कहते हैं। और उसको बाहर लेके आए और उसको हम शुद्ध कर लिए और बाजार में दे दिए या तत्वों के निष्कर्षण में उसका उपयोग कर दिए, तो उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। लाभदायक होता है, थोड़ा खर्चीला होता है ना, लेकिन लाभदायक होता है, अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि खनिज से जो है पूरा क्या बन गया, अयस्क बन गया। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी खनिज होते हैं वो सभी अयस्क हो सकते हैं। जितने भी खनिज होगा वो सभी क्या हो सकते हैं, अयस्क हो सकते हैं। लेकिन जितने भी अयस्क है वो खनिज नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि आप तुरंत बताएं कि अयस्क का मतलब शुद्ध होता है। तो जो चीज अशुद्ध है उसको शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध हो गया है उसको आप अशुद्ध नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी अयस्क है, जितने भी खनिज है उस अयस्क हो सकते हैं, क्योंकि खनिजे से ना अयस्क का निर्माण हुआ। लेकिन जितने भी अयस्क है वो सब खनिज नहीं हो सकते, सब अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है ना। जितने भी खराब आदमी है उसमें खराब में अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन अच्छा आदमी कभी खराब नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए समझाने का तरीका कुछ और है, लेकिन आप याद रखिएगा कि सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते। अब आगे समझते हैं, गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो खनिजों में पाए जाने वाले अशुद्धिया को ही अधात्री कहा जाता है। जैसे हम देखिए एल्युमिनियम को निकाले चट्टान से, तो चट्टान से निकाल लिए तो इसमें जो शुद्ध पदार्थ अलग हो गया उसको अयस्क कह दिए, और जो उसमें अशुद्धिया आ गई उसी को हम लोग कहते हैं गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, खनिजों में पाए जाने वाले अशुद्धिया को ही गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन अंतर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में यानी ऊपर पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और जो खनिजों की सहायता से प्राप्त किया जाता है शुद्ध धातु, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं।
यानी भू प्रपत्ति में जो अशुद्धि के रूप में पाया जाता है और यौगिक के रूप में पाया जाए चाहे तत्व के रूप में पाया जाए तो उसको हम खनिज कहेंगे। और जो चीज खनिज से प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, खनिज में अधिकांश अत्यधिक मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती है। सही बात है, चूंकि चट्टान से निकाले, लेकिन अयस्क में अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, अल्प मात्रा में पाई जाती है, मतलब पाई नहीं जाती ऐसा नहीं, अल्प मात्रा में पाई जाती है। और सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी अयस्क है वो सभी के सभी क्या होते हैं, खनिज होते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जितने के भी अयस्क है सब क्या। आइए अगला अंतर देखिएगा, यह धात्विक एवं अधात्विक एवं ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। मतलब खनिज जो होते हैं वो धातु के रूप में भी पाए जाएंगे, अधातु के रूप में भी पाए जाएंगे और ईंधन के रूप में भी पाए जाते हैं। तो धात्विक, अधात्विक और ईंधन रूप में पाए जाते हैं, जबकि अयस्क जो होते हैं केवल धात्विक रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो होते हैं, एल्युमिनियम हो गए चाहे लोहा हो गए, ये सब क्या है, खनिज है। लेकिन इसका जो अयस्क है बॉक्साइड हो गया, और लोहा का क्या होता है, हेमेटाइट हो गया, इसका क्या हो गया, अयस्क हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। आइए अब हम लोग कुछ और समझते हैं। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम अगर आपको कहा जाए तो आप याद रखिएगा एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है बॉक्साइड, ठीक है, दूसरा क्या होता है, कोरंडम होता है, तीसरा क्या होता है, डायस्पार होता है, तीसरा क्या, चौथा क्या होता है, एल्यूनाइट होता है, और पांचवा क्या होता है, करायोलाइट। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम के अयस्क है। मेन आप याद रखिएगा बॉक्साइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र याद करना बहुत आसान है, Al2O3 और H2O होता है 2H2। ठीक है, और इसमें से 2H2 हटा दीजिएगा तो सीधे ही उतार दीजिएगा तो Al2O3 ये कोरंडम का हो जाएगा। Al2O3 रहबे करेगा, खाली एगो हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, H2O लगा दीजिएगा तो डायस्पार का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, K2SO4 Al.SO4.4Al और यहाँ पर कहिएगा OH का 3 है। ठीक है दोस्तों, ये जो सूत्र होता है ये एल्यूमिनाइट का होता है, और करायोलाइट का क्या होता है, Na2LF2। तो इसको आप एक पैटर्न में आप याद कीजिएगा तो आपको याद होना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, ट्रिक बनो एडा, मतलब ये तरीका है याद करने का तरीका है ना, इसको छोड़ दीजिए। धातु कर्म समझते हैं और धातुओं का निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। अभी तक हम लोग देखे तत्वों का निष्कर्षण, अब यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग कहते हैं धातु कर्म या धातुओं का निष्कर्षण, इसी को दोनों नाम है। अब इससे समझते हैं, प्रकृति में जो पाए जाने वाले जितने भी तत्व है या यौगिक है के अयस्कों से, जो भी यौगिक है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम एक तत्व है, धातु है, और जल हो गया, जो भी हो गया जो प्रकृति में पाया जाता है, तो उससे जो भी है, जो धातु के जो तत्व है चाहे यौगिक है, उसके अयस्क से जो शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धातु कर्म या धातुओं का निष्कर्षण। बात समझ गए। तो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिक के अयस्कों से, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिक के अयस्कों से जो शुद्ध धातु प्राप्त किए जाते हैं, और प्राप्त करने की क्रिया को ही धातु कर्म या धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अयस्कों के सांद्रण की विधि। तो अयस्कों के सांद्रण की विधि बहुत पूछता है दोस्तों। तो अयस्कों के सांद्रण की विधि निम्नलिखित होते हैं। पहला विधि होता है अयस्कों को पीसना, यानी अयस्क को आप सांद्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटा छोटा टुकड़ा में कर दीजिएगा, तो अयस्कों का पीसना। दूसरा अयस्कों का सांद्रण, सांद्रण का मतलब चुनाव, अगर हम पीस दिए तो उसमें जो अशुद्धियां है उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे, तो अयस्कों का सांद्रण। और तीसरा क्या होता है, अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन, और जो मिल गया है उसको ऑक्साइड में क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। और तीसरा चौथा जो है ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, तो याद करिएगा अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या क्या है। तो पहला विधि है अयस्कों का पीसना, दूसरा क्या है अयस्कों का सांद्रण, तीसरा क्या है अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन, और चौथा क्या है अयस्कों का अपचयन। ठीक है, तो ये सब जो है से अयस्कों के सांद्रण की विधि है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अयस्कों का पीसना, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए अयस्कों के बड़े बड़े जो कण होते हैं उसको विभिन्न यंत्रों के सहायता से महीन चूर्ण में बदलने की प्रक्रिया को ही अयस्कों का पीसना कहलाता है। पीसना समझ गए, यानी बड़ा बड़ा जो कण है उसको हम क्या करेंगे, मशीन की सहायता से या कोई यंत्र की सहायता से छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं अयस्कों का पीसना। अगला क्या है अयस्कों का सांद्रण, सांद्रण का मतलब समझिए। तो देखिए अयस्कों के जो महीन चूर्ण हम प्राप्त किए हैं उसमें जो अशुद्धियां है उसको दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
समझिए बहुत आसान टॉपिक है और इसको समझिए। अयस्कों का सांद्रण। अब हम क्या क्या हम लोग कहेंगे, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि समझिए क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अयस्कों का झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि से आप क्या समझते हैं। देखिए इस विधि द्वारा सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, याद हो जाएगा। झाग प्लवन विधि द्वारा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्कों को के कण हल्के होते हैं और झाग प्लवन विधि द्वारा उसी को किया जा सकता है जिसका कण क्या हो, हल्के हो। तो ये पॉइंट याद हो जाएगा कि इस विधि द्वारा किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं क्या होते हैं, हल्के होते हैं। सल्फाइड अयस्कों के क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, पीस कर महीन चूर्ण बना दिया जाता है। ठीक है, महीन चूर्ण क्या किया जाएगा, बना दिया जाता है। और उसके बाद तथा उसमें पोटेशियम एथिल जैंथेड और चीर का तेल जो होता है उसको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। समझ में आए, मतलब जो सल्फर ऑक्साइड है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देंगे और टुकड़ा में बदलने के बाद जो है से क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे देखिए छोटा छोटा टुकड़ा में बदल दिए और बदलने के बाद इसमें क्या मिला देंगे, तो यहाँ पर मिला देंगे पोटेशियम एथिल जैंथेड और इसमें चीर का तेल, इसको दोनों को क्या कर देंगे, इसमें मिला दिए। ठीक है, अब इसको जैसा ही मिला देंगे, क्या क्या मिलाएंगे दोस्तों, तो पोटेशियम मिला देंगे, एथिल जैंथेड मिला देंगे और चीर का तेल होता है, दोनों को सल्फर के साथ जो है से क्या कर देंगे दोस्तों, तो मिला देंगे। सल्फर के साथ जब हम मिलाएंगे उसको, तो अगला प्रोसेस क्या कर, सल्फो के चीर के साथ क्या करेंगे दोस्तों, तो मिला देंगे। इसमें मिला दिए और उसके बाद क्या करेंगे, तेल मिलाकर एक मिश्रण तैयार करेंगे। तो मिश्रण तैयार कर लिए, इसमें क्या किए, सल्फर के छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए और करने के बाद इसमें हम क्या क्या मिला दिए, तो इसमें पोटेशियम के एथिल जैंथेड और चीर का तेल मिला दिए और मिलाने के बाद उस मिश्रण को जल में मिलाते हैं, है ना। और इसमें क्या कर देंगे, जल को डाल देंगे। जल जैसा ही डाल देते हैं तो मिश्रण में पाइप के माध्यम से वायु प्रवाहित करते हैं और इसमें क्या करेंगे, एक पाइप डाल देंगे, एक क्या डाल देंगे, पाइप डाल देंगे और ये पाइप की सहायता से यहाँ से हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे यानी वायु देंगे। वायु जैसा ही देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज, मिश्रण में पाइप की सहायता से वायु को प्रभावित करेंगे और वायु को प्रवाहित करते हैं जिससे झाग बनता है। झाग में सल्फाइड अयस्क के कण ऊपर आ जाते हैं तो झाग को निकालकर सुखाने पर सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा ना, मतलब क्या हुआ समझिए, पूरा फंडा समझिए। झाग प्लवन विधि किसके द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक पात्र लेते हैं और सल्फाइड अयस्क के छोटा छोटा टुकड़ा को इसमें रख देते हैं और इसमें मिला देते हैं पोटेशियम एथिल जैंथेड मिला देते हैं और चीर का तेल, दोनों मिला दिए और यहाँ से एक पाइप लगा दिए और पाइप लगाने के बाद क्या किए, यहाँ से हवा जैसा ही देंगे तो यहाँ से फेन निकलेगा और फेन जो है से सब ऊपर चलाएगा। फेन क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया ये सब फेन, और जो ये फेन आया है, ये फेन कथी आ गया है, तो सल्फाइड अयस्क ऊपर आ गया और इस पूरे फेन को जो है से काट लेंगे और रौदा में सुखा देंगे तो जो झाग है वो उड़ के चला जाएगा और जो मेन सल्फाइड हो जाएगा वो रुकल रह जाएगा। तो आप समझ गए, झाग प्लवन विधि यानी झाग के द्वारा जो है इसको प्रसिद्ध किया जाता है। ठीक है, निकालकर सुखाने पर संदिग्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और यही चीज को नीचे लिख दिया है। इस प्रक्रिया में एक यू आकार के कांच का पात्र लिया जाता है और उसमें चीर का तेल और जल पोटेशियम एथिल जैंथेड का द्रव्य मिश्रण बनाकर जो है उसमें सल्फाइड अयस्क के महीन चूर्ण को रख दिया जाता है। तत्पश्चात उसमें एक नली के द्वारा वायु को प्रवाहित किया जाता है तो अशुद्धिया पात्र की तली में चला जाता है। जो अशुद्ध होगा उस पात्र के तली में बैठ जाती है और जो शुद्ध रहता है अयस्क वह झाग के रूप में जो है से ऊपर चला आता है। इस कारण यह संपूर्ण प्रक्रिया को झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। इस पूरा बात समझ आइए एकदम एक तरीका से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। पीवी या लेड या सीसा के अयस्क का नाम लिखना है। ठीक है, इसका दो अयस्क याद रखिएगा, एक होता है गैलेना जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पीवीएस होता है। क्या होता है, पीवीएस, और एक होता है
सीरूसाइड। क्या होता है दोस्तों? तो सीरूसाइड होता है। तो आप गैस से याद रखिए, गैस से गै लेना और सौ से याद रखिए सीरूसाइड। इसका सूत्र याद रखिए पीवीएस होता है और एक होता है PbCO3, ये इसका सूत्र होता है। अगला याद रखिएगा पारा। तो पारा का जो होता है, पारा के जो एक्स होते हैं वो क्या होते हैं? सीने बार होता है, इसको हम लोग कहते हैं HGS, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत VVI है कि पारा के जो है अयक्स होते हैं वो कौन होते हैं? सीने बार होते हैं। एजी का मतलब होता है सिल्वर। सिल्वर का क्या होता है? नेटिक सिल्वर होता है, जिसको एजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटाइन जो होता है इसी का एक्स होता है Ag2S होता है। सिल्वर ग्लांस इसी का फॉर्मूला, इसी को कहते हैं। उसके बाद होता है कोरालजी राइड जो होता है, या हॉर्न सिल्वर इसी को कहा जाता है, AgCl होता है। तो आपको सिल्वर ग्लांस का सूत्र भी पूछ लेगा, Ag2S होता है, और हॉर्न सिल्वर का याद रखिए AgCl होता है। अगला देखिएगा विधि जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण अभी फेन प्लावन विधि देखे हैं ना, तो ये भी बहुत VVI है। दोनों में से आपका क्वेश्चन जो है से कोई ना कोई आपको एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस विधि का उपयोग चुंबकीय पदार्थ के गैंग को पृथक करने में किया जाता है। गैंग को पृथक करने में किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है दोस्तों? तो इस प्रक्रिया में यही किया जाता है कि जो भी प्रोटीन और अशुद्धियां चुंबकीय ऑक्साइड को अलग करने में प्रयोग किया जाता है ना, मतलब जो लौह युक्त पदार्थ होते हैं उसको जो है से अलग करने में किया जाता है। चलिए इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, दो चक्की लिया जाता है। क्या चक्की लिया जाता है दोस्तों? दो चक्की रहता है और दोनों चक्की पर एक पट्टी रख दिया जाता है। ये जो चक्की देख रहे हैं इसमें क्या रख दिया जाता है? पट्टी रख दिया जाता है। और इस पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो है, 3 स्टोन, 2 गो बर्तन है, और यहाँ पर गैंग वाला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक चक्की यहाँ पर भी रखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है समझिए, इसमें ये होता है दोस्तों कि इसमें हम क्या करेंगे, टीन रख देंगे और चुंबकीय ऑक्साइड, ये मतलब टीन को हम इसको अलग करना चाहते हैं। इसमें हम कोई ऐसा जैसे गेहूं में हो गया, चावले हो गया, उसमें लोहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको अथी शुद्ध करना है, आटा शुद्ध करना है, ठीक है। तो आटा यहाँ पर रख देंगे और आटा में अगर मान लेते हैं चुंबकीय पदार्थ लोहा रहा या कोई भी पदार्थ रहा, तो ये लोहा रहे चाहे कंकर रहे, इसमें रहा। अब क्या हुआ, ये चक्की चलेगा तो इसके साथ जो है से आटा और चक्की दोनों साथ साथ आएगा, दोनों साथ साथ आया। और यहाँ पर ये जो चक्की देख रहे हैं ये चुंबक का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? ये चक्की जो है से किसका बना हुआ है? चुंबक का बना हुआ है। और जैसा ही ये आटा आएगा तो आटा जो चुंबक होगा वो तो यह में सटले सटले आएगा, तब यहाँ लद्दाख से गिरेगा। और जिसमें चुंबक नहीं होगा वो हल्का होगा और सीधे जाके यह क्या होगा, इसमें आके गिर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें सीधे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और जो चुंबक होगा यह ई नली में आके गिरेगा। इससे हमें यह पता चलता है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या किया जाता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो लौह युक्त हो, जो लोहा से मिलकर बना हो, अगर वो उसको हमको अलग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चक्की बना देंगे और इसमें रख देंगे वो जो जिसको अलग करना है, पट्टी की सहायता से सारा पदार्थ यहाँ तक ला तो साथ ही आएगा। लेकिन जो चुंबक यहाँ पर लगा हुआ है, चुंबक का बना हुआ है, ये सब चुंबक का है। इसमें जो लोहा रहेगा या कंकर रहेगा, चुंबकीय गुण के कारण इसी में सटले 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 आएगा और यहाँ पर गिर जाएगा, ठीक है। चूंकि नच रहा है तो यहाँ पर गिर जाएगा। और दूसरा नंबर बात, जो हल्का पदार्थ होगा, जो शुद्ध पदार्थ होगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस विधि को ही चुंबकीय पृथक्करण विधि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। समझिए यहाँ पर 3 स्टोन या 2 बर्तन लिया जाता है। तो इस विधि का उपयोग चुंबकीय पदार्थ में गैंग का मतलब क्या होता है, अशुद्धि पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ में गैंग को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, सर्वप्रथम टीन और चुंबकीय के ऑक्साइड के कणों को महीन चूर्ण बना दिया जाता है। हम टीन और चुंबकीय पदार्थ को अलग करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, महीन चूर्ण बना देंगे। और महीन चूर्ण बनाने के बाद जो है क्या करेंगे, इसको जो है इसमें रखेंगे, ठीक है दोस्तों। बनाते हैं, तत्पश्चात उसे एक बीकर में डाल देते हैं, जो अभी तुरंत डाले, बीकर की सहायता से पट्टी पर वह रखा जाता है। पट्टी के द्वारा कण चुंबकीय चक्की तक जब पहुंचता है तो क्या करता है, उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होगा वह चक्की की ओर गिरती है, चक्की की ओर चला जाएगा। इधर कारी जो देखे हैं इधर कारी आने लगेगा अशुद्धियां, और जो शुद्ध पदार्थ होगा, जो 3 स्टोन है, वह चक्की से दूर जाके गिरेगा। वह क्या करता था, दूर गिरता था, इधर कारी आके सीधे दूर जो है क्या करेगा, वह दूर गिरेगी। इस प्रक्रिया में हमें 3 का शुद्ध अयस्क 3 स्टोन प्राप्त होता है तथा यह प्रक्रिया चुंबकीय पदार्थ के पर आधारित था, इसलिए इसको हम
क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम बता दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या है कि लोहा के जो है मुख्य अयस्क का नाम लिखिए। तो पहला अयस्क है मैग्नेटाइट होता है, पहला अयस्क Fe3O4, याद रखिएगा Fe3O4। हेमेटाइट Fe2O3, एक ही को कम कर दीजिए, इसमें भी है इसमें भी हो, तो हेमेटाइट। सीडोराइट जो होता है इसमें Fe और CO3, याद रखिएगा। आयरन पैराइड इसी का नाम है Fe और H2। और लिमोनाइट होता है, इसका याद रखिएगा 2F2O3 3H2 होता है। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, हेमेटाइट का याद रखिए Fe2O3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिंक के मुख्य अयस्क के नाम बताइए। जिंक के मुख्य अयस्क जिंक ब्लैंड होते हैं, जिंकाइट होता है और कैले माइन होता है। तो जिंक ब्लैंड का फॉर्मूला याद रखिएगा ZnS होता है, और जिंकाइट का होता है ZnO होता है, और कैले माइन का होता है ZnCO3। ज्यादा याद रखिएगा जिंक ब्लैंड और जिंकाइट। चलिए दोस्तों, अब तीसरा विधि देखिएगा, घनत्व पृथक्करण विधि, या इसी को कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। घनत्व पृथक्करण विधि, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण। चलिए इसको समझते हैं। तीन विधि समझा, दो विधि झाग वाला समझ गया, चुंबकीय, अभी घनत्व वाला। यह विधि अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धियां को के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व मतलब समझते हैं, भारीपन। जो हल्का होगा वो बाहर चलाएगा, और जो भारी होगा उसी में पड़ल रहेगा। तो इस विधि में क्या करता है कि जो अशुद्धि है और जो अयस्क है उसके कथी पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। भारी चीज अलग हो जाएगा, हल्का चीज अलग होगा, तो इसलिए हम कहते हैं घनत्व पर निर्भर करता है। इस विधि में किसी तत्व या यौगिक के कण से होकर जल धारा को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। कोई भी हमको अलग करना है, सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, जल को प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां धारा के साथ बाहर निकल जाता है, और तथा शुद्ध अयस्क जो है तली में बैठ जाता है, जमा हो जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में गुरुत्वीय कर्षण बल का जो है से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। अब इसको बात को समझिए, हम क्या समझा रहे हैं। जैसे क्या होता है इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है समझिए। जैसे हम क्या किए, यहाँ पर एक बर्तन ले लिए, और ये बर्तन में जो पदार्थ को हमें शुद्ध करना है उसको रख दिए, इसमें रख दिए, और इसमें क्या करेंगे, एक धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करने के बाद जो अशुद्धियां होगा वो क्या करेगा, धनात्मक चिन्ह बाहर निकल जाएगा, और जो शुद्ध होगा वो तली में जाके, जो भारी होगा वो तली में जाके बैठ जाएगा, जो अशुद्धियां होगा वही ना चला जाएगा ऊपर। तो जैसे आप लोग गेहूं में है, तो गेहूं को आप लोग क्या करते हैं, धोते हैं, तो जो सही गेहूं होता है वो तली में जाके बैठ जाता है, और जो घुनायल गेहूं रहता है वो बाहर आ जाता है, उसको फेंक देते हैं। तो इसी को घनत्व पर निर्भर किया, अगर घनत्व जिसका कम है वो बाहर रहेगा और वो अशुद्ध पदार्थ रहेगा। तो सीधे याद रखिएगा कि इस विधि द्वारा अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धियां को घनत्व पे निर्भर रहता है, और उसमें उपस्थित जो भी कण होता है उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है। जो शुद्ध होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो अशुद्ध रहता है जो अशुद्ध होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो शुद्ध रहता है वो तली में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अगला देखिए दोस्तों क्या है, रासायनिक निक्षालन विधि से आप क्या समझते हैं, या इसी को लीचिंग विधि कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। समझिए दोस्तों, इस विधि में किसी तत्व या यौगिक के अवयव को ऐसे विलायक में घुलाया जाता है जिसमें शुद्ध पदार्थ घुल जाते हैं किंतु अशुद्ध पदार्थ नहीं घुल पाते हैं। क्योंकि इस क्रिया में रासायनिक क्रियाएं होती है, इसलिए इसे हम रासायनिक निक्षालन विधि कहते हैं। मतलब इस विधि में क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे तत्व या यौगिक होते हैं जिसको क्या करेंगे, एक विलयन में डुबा देंगे। तो डुबाने के बाद जो शुद्ध पदार्थ होगा वो घुल जाएगा, और जो अशुद्ध पदार्थ होगा वो नहीं घुलेगा। तो उसी जैसे मान लीजिए कि यहाँ बर्तन ले लिए, और ये बर्तन में हम क्या किए, चीनी, और उसमें बहुत सारा कंकर है। तो इसमें जैसा ही डालेंगे चीनी को और जल को डालेंगे, तो चीनी और जल को डालते ही क्या हो जाएगा, इसमें जो अशुद्धियां होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, मतलब गलेगा नहीं, जो शुद्ध चीनी है वो गल जाएगा। तो इस विधि को ही हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक निक्षालन विधि या लीचिंग विधि कहते हैं। क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम नहीं कहते। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे रोका जाता है, फिर हम लोग अगला वीडियो में अगला चीज समझेंगे। ये सारा PDF चला जाएगा, आप जो है से एक नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9241521601। ये PDF आपको हम भेज देंगे, आप इस पर जो है से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस वीडियो को करा